हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर जो आपका 14 है वो आखिरी चैप्टर है। यानी इसके पहले जो 13 चैप्टर है हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट में क्रम से आपको मिल जाएगा। इतना सिस्टमेटिक लेक्चर आपको कभी मैंने नहीं कराया जितना सिस्टमेटिक इस वर्ष पूरा लेक्चर नंबर 1 से बच्चों, है ना, हर चैप्टर के पूरे कंप्लीट लेक्चर कराए हैं। और आप लोग प्लेलिस्ट यदि विजिट करेंगे तो आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़िया आप लोग पूरे लेक्चर देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। यूट्यूब पे सारी क्लासेस फ्री है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिकी है क्या, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या होती हैं, है ना। साथ में बैंड ऊर्जा के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला लेक्चर है, बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल से एक हफ्ते यदि लगातार कंटिन्यू क्लास चलेगी तो चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, पहला लेक्चर है, इसे आप इग्नोर मत करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा या बैंड ऊर्जा के बारे में आ जाएगा तो फिर आप लोगों को भटकना पड़ जाएगा। तो हर एक लेक्चर को इत्मीनान से आप लोग समझने की कोशिश करें। और हमेशा कहता हूं बच्चों की शॉर्ट फॉर्म में तैयार करना है, बढ़िया प्रॉपर तैयार करना है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, जो कि शिव सर के द्वारा मात्र 100 रुपए में प्रोवाइड किया जाता है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि शिव सर का नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685292949, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप व्हाट्सअप करें, जानकारी लें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज के कहानी को। सबसे पहले चैप्टर का नाम आपको पता है कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ या इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। मुख्य रूप से आपका एन प्रकार का बच्चों अर्धचालक है ना, पीएन संधि डायोड है। ठीक है, अर्ध तरंग दिष्टकाई रूप, पूर्ण तरंग दिष्टकाई रूप, यही 4-5 क्वेश्चन है, बस हो गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिकी है क्या। इलेक्ट्रॉनिकी भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं, जैसे आपके घर में कोई टीवी है, खराब हो गया, तो जब आप टीवी मान लीजिए, जो मैकेनिक है एक प्रकार से जो टीवी बनाता है उसके पास जाओगे तो बोले भैया एक थोड़ा सा आईसी खराब हो गया है, एक इसका ट्रांजिस्टर हट गया है, ट्रांजिस्टर इसका खराब हो गया है, डायोड इसका जल गया है। ठीक है, तो ये सारे जो उपकरण है वो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं। कुल मिलाकर के जो आज के तकनीक में विज्ञान से संबंधित नए नए उपकरण आ रहे हैं वो भी छोटे छोटे कहीं ना कहीं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिलकर बने होते हैं। उन डिवाइसों को ही बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। समझ में आया, मतलब जिसके माध्यम से किसी चीज को बनाने आसान हो जाता है। जैसे मैं ये डिजिटल बोर्ड की बात करता हूँ, डिजिटल बोर्ड में भी एक प्लेट लगा होगा, उस प्लेट में ट्रांजिस्टर है, आपका ट्रांसफार्मर है, डायोड है, सब कुछ, सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां वहां पे लगे रहते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिकी जो है एक प्रकार की शाखा है जिसके अंतर्गत हम उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करते हैं। आपके सिलेबस में तो ज्यादा है नहीं, आपके सिलेबस में मुख्य रूप से अर्धचालक की युक्तियां हैं, जो आपका बच्चों डायोड है, ट्रायोड है ना, और मतलब कई प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं, तो उसमें से मिनिमम ही आपके सिलेबस में है ना, ट्रांजिस्टर वगैरह है, बस हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का निर्माण करते हैं। आप एक छोटा सा टार्च ले लो, घर में जो चार्ज होता है बच्चों, उसमें आप जब उसको निकालोगे एक प्लेट लगी रहती है। अरे भैया वो भी नहीं है तो आप खराब बल्ब तो आप देखोगे, खराब बल्ब है, उसका ऊपर वाला भाग निकालना तो एक छोटा सा अंदर प्लेट मिलेगा। प्लेट में देखना छोटे 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 उपकरण लगे रहते हैं। उन उपकरणों को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। और इस अध्याय में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में, जिस प्रकार से अर्धचालक से इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनता है, वही आपके सिलेबस में है। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां समझ में आ गया बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या है, और जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे उसे ही बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिकी, यानी भौतिकी की एक शाखा है। जैसे मान लीजिए कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे यदि सम्मिलित रूप से पढ़ाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे ही फिजिक्स में भी फिजिकल अलग हो गया, है ना, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिकी अलग हो गया, ऑप्टिक्स अलग हो गया, है ना, मैटर वाले निद्रव्य वाले अलग हो गया। तो भाई उसके भी अलग अलग शाखा बांट दिए जाते हैं। ऊष्मागतिकी अलग हो गया कि भाई हम ऊष्मा संबंधित जिस फिजिक्स का अध्ययन करेंगे ऊष्मागतिकी भौतिकी कहलाएगा। समझ में आया। जैसे हम बोले कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिकी कहला गया। ऐसे ही भाई हमारा हर एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम उससे संबंधित अध्ययन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिकी कहलाएगा। मुख्य रूप से डिवाइस जो है वो 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, जो कि पहला जो है निर्वात नलिका
है ना, और दूसरा बच्चों अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। ये पहले की कंडीशन थी कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनाने के लिए निर्वात नलिका का प्रयोग किया जाता था और मैक्सिमम खोज जो है ये वैक्यूम ट्यूब की सहायता से सारी चीजें की। जैसे आप कैथोड किरणों की खोज देखोगे, एनोड किरणों की खोज देखोगे, न्यूट्रॉन की खोज देखोगे, एक्स किरणों की खोज देखोगे बच्चों, हर्ट्ज का प्रयोग है, ये सब हॉल बॉक्स का प्रयोग है, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो ये सारे के सारे कहां से खोज हुई? निर्वात नलिका। निर्वात नलिका मतलब कांच या क्वार्टज का ये क्या होता है, मतलब एक प्रकार से बच्चों ट्यूब होता है, ट्यूब, गोलाकार ट्यूब जो अंदर बिल्कुल खोखला रहता है, खाली रहता है, उसके अंदर पंप की सहायता से जो भी माध्यम है उस माध्यम को पूरा निकाल दिया जाता है, वो निर्वात ट्यूब होता है। अब उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रोड लगाने से जैसे 2 इलेक्ट्रोड हो गया तो आपका हो गया डायोड, है ना, फिर यदि 3 इलेक्ट्रोड हो गया तो ट्रायोड, है ना। इस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रोड की सहायता से उसमें हम, है ना, किरणों को उत्सर्जित कर सकते हैं। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की जब खोज हुई तो यही आपका एक प्रकार से निर्वात नलिका का ही प्रयोग किया गया कि निर्वात नलिका ले लिया गया, धातु का प्लेट लगा दिया गया, पता किया गया भैया कि प्रकाश किरणें जब आपतित कराती हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, परिपथ पूर्ण हो जाता है। कैथोड किरणों की खोज हुई तो वास्तव में निर्वात नलिका ले वायुचूसक पंप से अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया, दाब कम करने के बाद दोनों सिरों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च विभवांतर उत्पन्न किया गया। तब देखा गया कि कुछ किरणें कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चल रही है जो कि मतलब गैसों को आयनित कर देती है और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। इन किरणों को कैथोड किरण कहा गया। तो ये निर्वात नलिका जो है, निर्वात ट्यूब है, वो पहले प्रयोग होता था, लेकिन आज की डेट में बच्चों ये आकार में बड़ा होता है ना, इसको ले जाना एक दूसरे जगह ले जाना थोड़ा कठिन होता है। अब जैसे इसी में निर्वात ट्यूब लगा होता तो इतना बड़ा तो ट्यूब ही लगा देते तो दिक्कत होती ना, है ना। इसलिए अब जो है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक मतलब इसमें जो विद्युत चालकता उतनी ज्यादा नहीं होती, है ना, इसमें कुछ अशुद्धियां मिलाकर इसकी चालकता को बढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिकी इसी में कहानी सब चला गया, लेकिन भाई बेसिक है तो आप लोगों को समझाना जरूरी है ताकि आप लोग परेशान ना हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। हमारा जो निर्वात नलिका कैसे बनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा देख लो कि इसमें कांच या धातु का एक निर्वात आवरण, अंदर इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, एक बंद आवरण होता है, कांच या धातु का बंद आवरण होगा। निर्वात डायोड में 2 इलेक्ट्रोड, यदि डायोड है बच्चों तो 2 इलेक्ट्रोड होंगे, है ना, एनोड और कैथोड। ठीक है, जब यदि ट्रायोड बनाया जाता है तो उसमें 3 इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड, कैथोड और एक ग्रिड होता है बच्चों। जब टेट्रोड की बात करते हैं तो 4 इलेक्ट्रोड होते हैं, पेंटोड में 5 इलेक्ट्रोड होते हैं। मतलब हम निर्वात ट्यूब जब बनाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रोडों की संख्या के आधार पर डायोड, ट्रायोड का नाम देते हैं, जो कि आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, तो भटकना नहीं है इसमें, बस इतना जान लो। कैथोड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, जिसके प्रवाह को विभिन्न इलेक्ट्रोडों के बीच बोल्टता में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जा सकता है। इन युक्तियों में इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है, अतः इन्हें बाल्ब भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि जैसे प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज हुई, कैथोड किरणों की खोज हुई, तो आप लोगों ने भी प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या देखा कि मान लीजिए किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इसी आधार पर यह बनाया जाता है कि कैथोड पर क्या करते हैं, उच्च वोल्टता मतलब कैथोड पर वोल्टता लगाते हैं तो वहां से तरंग निकल करके एनोड की ओर चलने लगता है बच्चों। ठीक है, और इसी गुण के कारण इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में चलते हैं, कैथोड से एनोड की ओर, तो इसी कारण इसे बाल्ब भी कहा जाता है। यदि कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो ठीक है, अन्यथा ये क्वेश्चन बहुत ही कम चांस रहता है कि आपके एग्जाम में आए। ये आपका अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं स्वतः चालन का काम करते हैं, लेकिन जो चालन का काम नहीं करते बच्चों, उसमें हम अर्धचालक युक्तियां बना लेते हैं। जैसे आप लोग पढ़ोगे कि चतुसंयोजी जब त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो n प्रकार का अर्धचालक मिलता है, और फिर बच्चों नहीं p प्रकार का अर्धचालक मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? p प्रकार का अर्धचालक मिलता है। और जब पंच संयोजी मिला देते हैं तो n प्रकार का अर्धचालक मिलता है। जैसे ये 3 यहां कर जाकर मिलेगा तो एक खाली रह जाएगा तो p प्रकार का, और ये 5 आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो n प्रकार का अर्धचालक। तो चतुसंयोजी परमाणु में जब त्रिसंयोजी और पंच संयोजी मिलाया जाता है बच्चों तो ये आपका 2 प्रकार का अर्धचालक बनता है, p प्रकार का, n प्रकार का। आगे चलकर देखेंगे, है ना। तो अर्धचालक
जिसमें अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे अर्धचालक कहते हैं, और इन्हीं अर्धचालक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का निर्माण किया जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समान स्थिति में विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन कुछ उचित मात्रा में अशुद्धियां अपद्रव्य मिला देते हैं बच्चों, गर्म करने पर विद्युत चालन करने लगते हैं। पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में आवेश वाहक की संख्या एवं प्रवाह की दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है। डायोड, ट्रायोड, एकीकृत परिपथ आदि अर्धचालक युक्तियां हैं। मतलब डायोड, ट्रायोड है ना, ये भी आपके बच्चों ट्रायोड नहीं है, डायोड और ट्रांजिस्टर है, ट्रायोड नहीं होगा। डायोड मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे। ट्रांजिस्टर में आपका बच्चों है ना, ये भी आपका किस पर आधारित है, तो ये आपका अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों पर आधारित है। तो अर्धचालक का मतलब है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता, लेकिन कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं। अशुद्धियां मिलाने के कारण उसमें कुछ अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित होने लग जाती है। ये अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती हैं। जैसे आप लोग देखो बच्चों, ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस में, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर, ठीक है, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना। हो सकता है सिलेबस से देखना पड़ेगा कि इस साल है कि नहीं, है ना, लेकिन पूर्ण तरंग, अर्धपूर्ण तरंग ये तो है ही। जो भी सिलेबस में होगा आगे हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो भाई, सिलेबस देखना पड़ता है कि इस साल जैसे जो चैप्टर पढ़ा दिए वो तो सिलेबस याद हो गया कि हाँ ये, अब इस चैप्टर को देखना पड़ेगा कि सिलेबस में क्या क्या है। फिलहाल एक क्वेश्चन बन सकता है कि निर्वात बल्ब की तुलना में अर्धचालक युक्तियों की क्या विशेषताएं हैं। मतलब निर्वात बल्ब यानी निर्वात ट्यूब को अब उपयोग में नहीं लाया जाता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्यों उपयोग में लाई जाती है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे कारण है बच्चों कई सारे फैक्ट हैं। जैसे ये आकार में छोटे होते हैं, कौन, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हो आकार में छोटे होते हैं, जबकि निर्वात जो ट्यूब होता है, निर्वात बल्ब होता है, वो आकार में बड़ा होता है। इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तंतु नहीं होता, अतः इन्हें गर्म करने पर आवश्यकता नहीं होती, स्विच ऑन करते ही कार्य करने लग जाते हैं। कारण, जैसे हम निर्वात ट्यूब पर बात करते हैं, जैसे हमने कैथोड लगाया, उसको गर्म करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां अब इतनी अच्छी तरीके से कि जैसे ही स्विच ऑन किया, वोल्टेज लगाया, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के चालन के आधार पर, अशुद्धियों के आधार पर काम करता है। ठीक है, ये बहुत कम दिष्ट बोल्यता पर कार्य करते हैं। मतलब अल्प मात्रा में भी धारा प्रवाहित कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। ये टिकाऊ और सस्ते होते हैं, सस्ते भी हो जाते हैं, कम मत भाई। अब बताओ ना, आप लोग निर्वात पंप बनाओगे तो पहले कांच का आवरण लोगी, है ना, फिर उसमें बनाने की प्रक्रिया उसमें जटिल है, और ये सरल है इसलिए सस्ता टिकाऊ है। इसमें बहुत कम शक्ति व्यय होती है। मतलब यदि इसके अंदर ऊर्जा की शक्ति की बात करते हैं तो बहुत कम लॉस होता है। इसकी दक्षता भी अधिक होती है। ये बहुत सुरक्षित होते हैं, धक्के लगने या इधर उधर गिरने पर इतना आसानी से टूटता नहीं है, प्रभाव नहीं पड़ता, और सॉलिड होते हैं, जिसके कारण से इन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। तो ये कुछ आप लोगों के तथ्य हैं जिसे आप लोगों को तैयार करना है कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों और उसमें क्या डिफरेंस। ओके, ठीक है बच्चों, और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर, है ना, इसके पहले का लेक्चर जरूर देख लिए होंगे। और जैसे मैं वीडियो बनाता हूं बच्चों, आप लोगों का लगातार कॉल मैसेज आता रहता है, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहता हूं, है ना। आप लोग सोचोगे कि सर कॉल रिसीव नहीं करते हैं, तो ऑल टाइम कॉल रिसीव नहीं होता है। जैसे जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है, नंबर तो मिल गया, सर फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों का हम बाद में फोन अटेंड कर लेते हैं या रिप्लाई दे देते हैं। ओके चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अब जैसे हम बात करते हैं कि जो अर्धचालक बनाया जाता है, अर्धचालक की कुछ परिभाषाएं भी होगी कि अर्धचालक किसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एक तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों को हम डिफाइन करते हैं, और एक उनके चालकता के आधार पर कि चालकता कितना है, प्रतिरोध कितना है, उसके आधार पर इसकी हम परिभाषा देते हैं। जैसे बच्चों, जिसमें विद्युत धारा का चालन बढ़िया तेजी से होता है वो चालक होगा, जिसमें बहुत कम मात्रा में होगा अर्धचालक होगा, जिसमें बिल्कुल नहीं होगा, प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होगी, चालकता एकदम निगेटिव होगा, वो आपका बच्चों विद्युत रोधी हो जाएगा। यानी पदार्थ को भी 3 भागों में बांटा गया है।
ऐसे पदार्थ जिनमें चालकता ज्यादा है, विद्युत धारा का मान ज्यादा है, विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, वो चालक होगा, मतलब उसका प्रतिरोध कम होगा। ध्यान रखिएगा, जिसकी चालकता अधिक उसकी प्रतिरोध कम। प्रतिरोध का मतलब क्या है? परिपथ में रुकावट, धारा प्रवाह में रुकावट। जैसे आप मान लीजिए किसी मार्केट में जा रहे हैं, बीच में बहुत सारे जंपिंग है, तो आपके लिए प्रतिरोध है। बहुत सारे लोग मिल रहे हैं बीच बीच में, आपको रोक रहे हैं, वो प्रतिरोध है। भीड़ भाड़ ज्यादा जगह मिल रहा है, वो प्रतिरोध है। लेकिन बढ़िया एक साइड जा रहे हो, सपाट रोड है, फटाफट जा रहे हो, मान लीजिए जिसमें 4 नंबर में गाड़ी लग गई है, तो 4 नंबर में अंदर तक पहुंच गए, कहीं पे ना मोड़ है ना तो कहीं हाईवे में बढ़िया एक्सप्रेस में जा रहे हैं। तो ऐसा हालात होता है चालकों में भी कि इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो हो रहा है, जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं हो रहा है, बहुत कम प्रतिरोध है। प्रतिरोध तो हर जगह होता है, अवरोध तो हर जगह होता है। बोलोगे कि हाईवे में अवरोध नहीं आता, अचानक कुत्ता आ गया, अचानक लोमड़ी आ गई, अचानक बिल्ली आ गई, तो फिर वो प्रतिरोध ही है। तो प्रतिरोध हर जगह कुछ ना कुछ होगा। ऐसे चालकों में भी भले वो चालक है, उसका प्रतिरोध नगण्य है, लेकिन प्रतिरोध होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, कोई भी पदार्थ होगा प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध बच्चों कम है तो चालन अधिक होगा, तेजी से इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। प्रतिरोध ज्यादा है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो आपका अर्धचालक हो जाएगा। और जिसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, अति ज्यादा है, तो उसकी चालकता बिल्कुल निगेटिव है, ना के बराबर है, तो आपका विद्युत रोधी हो जाता है। ठीक बच्चों, चलिए, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो धातु जो चालक है बच्चों, धातु जो चालक है, दूसरा अर्धचालक है, और तीसरा विद्युत रोधी है। इनकी चालकता के आधार पर बोला गया है कि भाई धातु की बात करते हैं तो इनकी जो प्रतिरोधकता है बहुत कम अथवा चालकता बहुत अधिक होती है। ठीक है बच्चों, प्रतिरोधकता यानी चालकता की बात करो, देखो चालकता कितना है, चालकता 10⁻² से 10⁸ सीमेंस पर मीटर। ठीक है, सीमेंस होता है ना, सीमेंस। ठीक, अब जैसे बच्चों यहां पर ओम मीटर है और इसका ये प्रतिरोधकता 10⁻² से 10⁻8 ये प्रतिरोधकता है, और ये चालकता है। चालकता का मान अधिक है बच्चों, देख सकते हो, चालकता का मान अधिक है, प्रतिरोधकता का मान थोड़ा सा कम है। तो ये धातु होगा और इसमें चालन अच्छे तरीके से होगी। लेकिन जब हम अर्धचालक की बात करते हैं बच्चों, जब अर्धचालक की बात करते हैं तो देखिएगा धीरे धीरे जो आपकी चालकता है वो कम होती जाएगी। जैसे अर्धचालक की चालकता यहां पर देखो, अर्धचालक की चालकता कितनी, 10⁻5 से 10⁻6, सीधे फिर ऋणात्मक में चलने लगा। तो देखो इसके अपेक्षा 10⁻8 से 5 कम है ना, 5 से -6 तक जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो ये अर्धचालक हो गया। लेकिन जो विद्युत रोधी का जो चालकता है बच्चों 10⁻11 से 10⁻19। ठीक, ये देखो भाई, इस तरीके से इनकी चालकता का वैल्यू है ना। और प्रतिरोधकता मतलब चालकता का व्युत्क्रम, चालकता का व्युत्क्रम। अब देखो प्रतिरोधकता यहाँ पे माइनस में था, 10⁻², 10⁻8, लेकिन यहां पे प्लस में हो गया, प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा हो गई। प्रतिरोधकता ओम मीटर में आता बच्चों, प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी उसकी चालकता कम होगी, वो चालक कहलाएगा बच्चों, वो धातु पर होता है। जिसकी प्रतिरोधकता अधिक है ना, जिसकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा है उसकी चालकता बहुत कम होगी, वो विद्युत रोधी कहलाएगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया हो बच्चों। तो अब हम बात कर लेते हैं ऊर्जा बैंड की, है ना। ऊर्जा बैंड में मुख्य रूप से हमें समय लगेगा, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ऊर्जा बैंड, ठीक, देखिए बच्चों ऊर्जा बैंड जो होता है वो 2 प्रकार के होता है बच्चों। ऊर्जा बैंड, क्या, ऊर्जा बैंड, ठोसों में ऊर्जा बैंड, ये 2 प्रकार का होता है बच्चों। एक तो होता है चालन बैंड, क्या होता है बच्चों, चालन बैंड, क्या होता है, चालन बैंड। और दूसरा होता है संयोजकता बैंड। हम शॉर्टकट में बात करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा आप लोगों को खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधा आपको समझ में आ जाए बस, चाहे जिस भाषा में प्रयोग करें हम समझ में आना चाहिए। देखो बच्चों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई अर्धचालक है, अर्धचालक के कई परमाणु आपस में मिल रहे हैं। भाई ये एक अर्धचालक है, मैं कहता हूं एक अर्धचालक है, इस तरीके से एक अर्धचालक है, ठीक। अब इसके जो अर्धचालक के जो परमाणु होंगे
तो परमाणु पास पास में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। परमाणु होंगे, क्या होंगे? परमाणु होंगे। ठीक है बच्चों, परमाणु होंगे, कोई भी परमाणु हो सकता है। अर्धचालक है वो परमाणु है। ठीक, परमाणु जब पास पास में आते हैं और परमाणुओं में क्या होता है बच्चों, सिर्फ आप समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं अर्धचालक अभी बना रहा हूं, यदि आप रिलेट कर लेंगे तो कभी रटना नहीं पड़ेगा, और नहीं रिलेट कर पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये क्या है बच्चों? परमाणुओं से मिलकर बना हो। किससे मिलकर बना हुआ? परमाणु से। किससे? परमाणु से मिलकर बना हुआ है। परमाणु में क्या होता है? चालन का मेन कारण इलेक्ट्रॉन, और परमाणु में ही पाया जाता है क्या बच्चों? परमाणु में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित ऊर्जा स्तर होती है। जैसे मैं बात करता हूं कि किसी परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन। मैं बात करूं किसी भी परमाणु की बात करता हूं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इस तरीके से इसका ऊर्जा स्तर होगा। पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर होगी, दूसरे की होगी, तीसरे की होगी, चौथे की होगी, पांचवें की होगी। किसी एक परमाणु के लिए मैं बात कर रहा हूं। किसके लिए बात कर रहा हूं बच्चों? किसी एक परमाणु के लिए बात कर रहा हूं। किसी एक परमाणु के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। किसी एक परमाणु के लिए बात कर रहा हूं। तो ये परमाणु के अंदर वाले हैं। जैसे मैं कहता हूं n बराबर 1 है बच्चों, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, बात की बात है। और मान लीजिए n बराबर 4 है। ये बाह्यतम कोश की बात कर रहे हैं, बाह्यतम कोश में चल रहा है। अब जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के पास में आएगा, जब आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं, आपस में एक दूसरे के पास में समाहित होने की कोशिश करते हैं, तो एक परमाणु क्या होता है? देखना बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। एक परमाणु दूसरे परमाणु के पास जाने की कोशिश करता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु के पास जाने की कोशिश करता है, तो इनका जो ऊर्जा कोश है वो प्रभावित होते हैं। कैसे? हर इलेक्ट्रॉन की एक ऊर्जा होती है, हर एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, जिसको हम एक तरंग के रूप में बताएं कि पहले इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन। अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश कि इन इलेक्ट्रॉनों की एक ऊर्जा है, मतलब फिक्स है ऊर्जा, फिक्स ऊर्जा है। अब जब परमाणु जो है, ये जो परमाणु है वो दूसरे परमाणु के पास जा रहा है, तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा है बच्चों, इसका जो ऊर्जा है एक दूसरे से प्रभावित होंगे। जब प्रभावित होंगे तो इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन आपस में, यानी बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है आपस में आ जाएंगे। बोले भैया बाहर से मार रहा है धक्का, और जब धक्का मार रहा है तो हम अपना अलग ही बैठेंगे। क्या बोल रहा है कि बाहर से प्रभाव आ रहा है, प्रभाव आ रहा है तो बाहर से धक्का आ रही है, और धक्का आ रही है तो हम अलग तरीके से बैठेंगे। अब जब धक्का मारा तो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो सब एक तरीके से यानी पास पास आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, एक व्यक्ति इधर है, एक व्यक्ति इधर है। ये एक राजा है, ये दूसरा राजा है। इस राजा का प्रभाव इस पर होता है, इस राजा का प्रभाव इस पर, तो इसके सैनिक पास में आ जाएंगे। बोले भैया रणनीति बनाओ, रणनीति बनाओ, नहीं तो अटैक करेगा, खत्म कर देगा। इधर का भी राजा बोलता है सब सैनिक को, भैया आ जाओ जल्दी, पास में आ जाओ, और भैया बढ़िया आप लोग क्या करो, बढ़िया आप लोग पास पास में आ जाओ और रणनीति बनाओ। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रणनीति बनाने में लग जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, मैं बात करता हूं कि 1s, पहले 1s की बात करता हूं। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर बच्चों आपका 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2p में बच्चों आपका 2p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ऐसे मान लीजिए आगे चलेंगे तो ये 3s होगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। फिर 3p की बात करते हैं, ये 3p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब मैं यदि बात करूं कि ये अंदर वाले कुछ काम नहीं करते, अंदर वाले सुरक्षित है। जैसे मान लीजिए राजा है, पहले लेयर में जो व्यक्ति बैठे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको सब सुरक्षित है, वो भी सुरक्षित है। जो बाहर का लेयर है, परमाणु हमेशा बाहर के लेयर से प्रभावित होता है, बाहर के लेयर से प्रभावित होता है। समझने को कोशिश, बाहर के लेयर से प्रभावित होता है। तो ये जो बाहर के लेयर है, ये जो है एकदम बच्चों समझने की कोशिश करना कि जब परमाणु दूसरे परमाणु को धक्का देता है, परमाणु जो है दूसरे परमाणु को क्या करता है? धक्का देता है। यानी जब परमाणु पास में आते हैं, पहले दूर दूर होते हैं, जब पास में आते हैं तो इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। जब प्रभाव डालता है तो उनके जो इलेक्ट्रॉन की जो एक प्रकार से तरंग के रूप में हमने इसको व्यक्त किया है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक तरंग के रूप में कंपन करते रहते उधर उधर, तो आपस में पास आ जाते हैं और एक बैंड का निर्माण करते हैं। उसे ही बोलते हैं बच्चों ऊर्जा बैंड। जैसे आपस में क्या हो गए, आपस में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं एक बैंड के रूप में बन गए बच्चों। मैं कहता हूं मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बना दो, मान लीजिए यहाँ पे बना देता हूँ 2 और यहाँ पे 2,
तो टोटल इसमें बता देता हूं चार जो है इलेक्ट्रॉन है वो बैंड के रूप में स्थायी हो गए। क्या हो गए? जुड़ गए। अब जुड़ गए बच्चों, क्या हो गए? जुड़। जब पास आ रहा है, देखो भाई एक परमाणु आ रहा है दूसरे परमाणु के पास, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है उस परमाणु से प्रभावित हुए और बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है आपस में आ गए। अब आपस में आ गए, बोले भाई अब क्या करें? तो बोले कोई बात नहीं है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये दो भागों में डिवाइड होते हैं, मतलब जब अत्यंत पास आ जाता है परमाणु, जब परमाणु अत्यंत पास आ जाता है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं बच्चों। तो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। ये आपका एक भाग हो गया, मान लीजिए एक भाग ये हो गया। तो नीचे वाला जो बैंड हो गया ये संयोजकता बैंड होता है। क्या होता है? संयोजकता बैंड। क्या होता बच्चों? संयोजकता बैंड। जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो भरा होगा या तो अर्धपूर्ण, कुछ ना कुछ जरूर होगा बच्चों। और एक जो खाली वाला है वो चालन बैंड हो जाता है ना। ये चालन बैंड होती है जिसकी ऊर्जा उच्च होती है ना, क्योंकि भाई सब सम्मिलित हुए तो पहले क्या करेंगे? निम्न ऊर्जा स्तर पर जाने की कोशिश करेंगे। तो संयोजकता बैंड में सब बढ़िया स्थिर हो जाते हैं। और चालन बैंड जो बच्चों इलेक्ट्रॉन, इसकी या तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे या तो बच्चों या तो कुछ ऊर्जा जो इसको दे करके इसमें इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हैं। दूसरी बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं क्या कहा कि भाई साहब कोई परमाणु है, दूसरे परमाणु उसके पास आने की कोशिश किया, बहुत कम दूरी होती है। बोले सर इतनी दूरी होती है? नहीं रे बाबू, बहुत पास में होता है। एक परमाणु है, दूसरा परमाणु उसके पास आने की कोशिश कर रहा है, दूसरा परमाणु उसके पास जब आने की कोशिश करता है तो इस परमाणु के जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इसमें खलबली मच जाती है। जब खलबली मच जाती है तो इलेक्ट्रॉन चूंकि तरंग के रूप में कंपन करते हैं, कोई देखा तो है नहीं, ये मानना है तरंग के रूप में सबकी एक निश्चित ऊर्जा होती है। जैसे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी ऊर्जा अलग अलग है। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊर्जा अलग अलग है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2, इनकी ऊर्जा अलग अलग है। अब आपस में बिल्कुल जुड़ गए। लेकिन इसमें देखो ना बच्चों, टोटल कितने होने चाहिए? 2 और 6, दो टोटल कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। 8 में तो 4 में ही ना, 8 में तो 4 ही ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो चारों आपस में जुड़ गए। बोले भैया 8 उसके कोष जो भाई होने चाहिए 8, अब आपस में जुड़ गए। अब जब सब जुड़ गए तो बोले 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या करें? तो जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता में आ गए, खाली वाले चालन में चले गए। अब वहां खाली पड़ा हुआ है उच्च ऊर्जा स्तर वाला, दो भागों में बढ़ जाता है। पहले इलेक्ट्रॉन सारे आते हैं, आपस में मिल जाते हैं। बोले भाई बहुत प्रभाव है यार, हम क्या करें? बोले कुछ नहीं, पहले आप आ जाओ, कोई आ रहा है, अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आकर के बढ़िया सम्मिलित हो गए। उसे बोलते हैं ऊर्जा बैंड। क्या बोलते हैं बच्चों? ऊर्जा बैंड। और ऊर्जा बैंड जब दो भागों में टूट गया, एक चालन बैंड और एक संयोजकता बैंड, ऐसा माना गया कि एक ऐसा स्थित है जहां पे इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जहां के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होते हैं, वो आपका बच्चों क्या कहला गया? संयोजकता बैंड। और जहां इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जा सकता है, वो आपका चालन बैंड। चालन का मतलब इलेक्ट्रॉन आना जाना, वैसे भी आप लोगों को समझ में आ गया। या तो पूर्णतः रिक्त होगा बच्चों, या तो कुछ ना कुछ उसमें ऊर्जा होगी। तो संयोजकता बैंड क्या होता है बच्चों? संयोजकता बैंड संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का एक बैंड होता है, जो कि या तो उसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे होंगे या तो आंशिक रूप से रिक्त होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि बच्चों ये दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होगा, उसे हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन को हम चालन बैंड में ले जाना चाहते हैं, तो इसको एनर्जी देना पड़ेगा बच्चों। क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। उसे ही बोलते हैं हम वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जाओं का अंतर है बच्चों, उसे हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि ऊर्जा बैंड अब आप लोगों को दिक्कत होगी नहीं, ऊर्जा बैंड आपको मैं समझा दिया हूं। यदि क्वेश्चन यदि किसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके तरीके से उस लेवल से भी क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएंगे। फिलहाल ऊर्जा बैंड कैसे निर्माण होता है आप लोगों को मैं बता दूं फिर से एक बार, कि जब चालक है, चालक में परमाणु एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। जब परमाणु एक दूसरे के पास आएंगे तो एक परमाणु दूसरे परमाणु, सारे परमाणु तो धक्का नहीं देंगे। जैसे मैं यहाँ पे हूं तो मेरे आसपास 10 परमाणु आएंगे, पूरे हजारों लाखों परमाणु तो आ नहीं सकते हैं। जितना मेरे को घेर कर रखेंगे उतना ही परमाणु मेरे पास आएंगे। जैसे एक रैली है, भीड़ है ना, एक व्यक्ति बीच में है तो पूरे किनारे वाले तो उसके बीच में आएंगे नहीं, ऐसा है। तो जब दूसरा परमाणु इफेक्ट डालता, प्रभाव डालता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे एक साथ मिल जाते हैं। और जब मिल जाते हैं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले नहीं, बाह्यतम कोश के, और एक मतलब एक सम्मिलित रूप उनका एक बैंड का निर्माण करता है, जिसे हम ऊर्जा बैंड कह देते हैं। फिर ये दो भागों में टूटता है बच्चों।
जैसे जैसे परमाणु पास में आता जाता है, दूसरा परमाणु जैसे उसके पास में आ जाएगा, ये दो भागों में टूटेगा। दो भागों में टूटेगा तो एक आपका संयोजकता बैंड बनाएगा, एक आपका चालन बैंड बनाएगा। संयोजकता बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा, है ना, या तो पूर्ण भरा होगा तो या कुछ रूप से मतलब खाली होगा। जो चालन बैंड होगा बच्चों, या तो पूर्णतः रिक्त हो गया या आंशिक रूप से कुछ इलेक्ट्रॉन होगी। तो ये दो भागों में बढ़ जाता है और इसके बीच में जो ऊर्जा का अंतराल होता है उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। चीजें क्लियर? आज का हमारा क्लास यहीं तक था। जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसकी यदि ऊर्जा अंतराल के बारे में आप लोग पढ़ना चाहोगे, यदि बैंड ऊर्जा, तो उस पर हम लेक्चर ले आएंगे। लेकिन हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार कंटिन्यू आपके लिए क्लास आएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।